चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो लास्टली जहाँ पे हम लोगों ने वाइंड अप करी थी चीज़ें, आई थिंक सो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीख ली थी और कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करी थी। आज की क्लास आई वुड बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई कॉल इट टू बी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, अब क्या होता है फॉर्मल चार्ज, कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, ध्यान से सीखोगे मेरे साथ, देन यू वुड बी डूइंग एन एग्जांपल। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, मल्टी एटम मॉलिक्यूल की, एक एटम से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, O2 हो, O3 हो, HNO3 हो, कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, किसी एक मॉलिक्यूल इंडिविजुअल एटम्स पे जो चार्ज होता है, जैसे हमने अभी ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया, कुछ ऐसा था, ये यही पढ़ा था बेटा अभी ओजोन का स्ट्रक्चर। तो इस ओजोन के स्ट्रक्चर में बेटा जो इंडिविजुअल तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे चार्ज होगा, उस पर्टिकुलर चार्ज को, इंडिविजुअल चार्ज को आई कॉल इट टू बी द फॉर्मल चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम्स पे जो आप चार्ज फाइंड आउट करते हो, दैट चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम्स आई कॉल इट टू बी द फॉर्मल चार्ज। So there is a formula for calculating the formal charge। क्या होता है बेटा, that is number of valence electrons minus of number of non bonding electrons minus half of number of bonding electrons। This is the formula for calculating the formal charge on any particular atom। किसी भी एक एटम पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है, so this is the formula। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मेरे बच्चा, नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो, और साथ में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज ऑन एनी पर्टिकुलर एटम। चेक करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। हमने ओजोन अभी अभी सीखा बेटा, उसी में देखते हैं, आओ। ये रहा ओजोन मॉलिक्यूल, आई एम शोइंग द इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास। ये था बेटा, तो लेट्स गिव देम द नेम। इसको हम एटम 1 बोल देते हैं, इसको हम एटम 2 बोल देते हैं, इसको हम एटम 3 का नाम देते हैं। तो आई नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1, 2 एंड 3। मतलब तीनों ऑक्सीजन है इसलिए मैंने 1, 2, 3 बोल दिया। अगर अलग अलग एटम्स होते तो कोई 1, 2, 3 बोलने की जरूरत ना पड़ती। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1, ऑक्सीजन के हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्लियर है सबको ये, 6, माइनस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, मेरे को 4 दिख रहे हैं। पेयर नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूं। शायद 2 पेयर दिख रहे होंगे आप लोगों को, सर कैसे, ये देखो ये केरा, ये देखो ये केरा है बेटा। 2 पेयर मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, पेयर नहीं लेने। 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ, कितने बॉन्डिंग है बच्चा, मुझे 4 दिख रहे हैं। सर कैसे, 1, 2, 3, 4। बेटा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो इसका पार्ट हो चुके हैं जब बॉन्ड हो चुकी है। आपके और मेरे बीच में बॉन्ड बनी, हमने शेयर किया, तो आपके इलेक्ट्रॉन भी मेरा पार्ट है और मेरे इलेक्ट्रॉन भी आपका पार्ट है, बिकॉज वी बोथ हैव बिकम स्टेबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर्ड पेयर। तो दोनों का पार्ट होंगे वो वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। किसी को डाउट है ये नहीं पता लगाओ कैसे, so it would be 4, so that would be 6 minus 4 minus 2 comes out to be। ओजोन पे क्या पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज होता है,
O3 न्यूट्रल होता है, तो मतलब तीनों का सम ऐड ऑन होके 0 आना चाहिए, क्योंकि O3 इज न्यूट्रल। अब एक का 0 आया, हो सकता है दूसरे का -1 हो, तीसरे का +1 आना चाहिए। हो सकता है एक का 0 हो, दूसरे का +2 हो, तीसरे का -2 आएगा। एक का +2 हो, दूसरे का -1 होगा, थर्ड का -1। ओवरऑल सिंस ओजोन इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, so the sum of the charge should come out to be, पक्का? आगे चलते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा माइनस कितने नॉन बॉन्डिंग है बच्चे? मेरे को 2 ही दिख रहे हैं बस, ये सो नो, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्डिंग है बेटा? मुझे 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो मतलब बच्चा थर्ड वाले एटम पे शॉर्ट है, इट शुड कम आउट टू बी -1, तभी तो न्यूट्रल 0 हो पाएगा ओवरऑल चार्ज। डाउट है? पक्का पूछ ले। फॉर्मल चार्ज का मतलब ही वही होता है बेटा, इंडिविजुअल एटम्स पे चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, माइनस ऑफ नॉन बॉन्डिंग 6, 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर दिख रहे हैं, 1 2 3, तो इट वुड बी माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं बेटा? 0। ये 2 दिख रहे हैं बॉन्डिंग, ये वाले उसका पार्ट नहीं होंगे क्या बेटा? बॉन्डिंग 2, 6 - 6 माइनस ऑफ 1 कम्स आउट टू बी क्या बेटा? ओवरऑल चार्ज एड ऑन होके 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? और 0 आना चाहिए था या नहीं चाहिए था? बोलो। सारे बेटा जो भी बॉन्ड बन रही हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो चाहे कोवेलेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। हाँ मेरे बेटा, ये देखो, इस यही है ऑक्सीजन 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे एक और। हाँ वैष्णव, डाउट है बेटा? पक्का? सर जी नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, टोपी उतार के रखा अगर नींद नहीं आएगी, हवा लगती है ना सर में तो नहीं। मैथ्स में आ गया है? 2 बार सो चुका है? ठीक है बेटा। तो मूविंग फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रेट आयन। आपसे बोल देते हैं कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रेट आयन, ऐसे क्वेश्चन दे देते 1 मार्कर। क्या बोलेंगे? व्हाट वुड बी द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन, एमसीक्यू। जरूरी नहीं है सबके लिए पूछो, हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल एटम के लिए स्पेसिफिकली वो पूछ ले, इट्स देयर विश। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रेट आयन होता क्या है, आपके सामने है NO3 माइनस। आया कहां से नाइट्रेट आयन? इट केम फ्रॉम HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कुछ ऐसा होता है बच्चा, दिस इज HNO। मोस्टली ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बोल कि मैंने नहीं पढ़ा था टेक्स्ट बुक। हाँ अभी अभी जस्ट वो घर से पब्लिश करके वो ही लाई है, उसी में ही नहीं होगा बेटा फिर तो। दिस इज HNO3, मैं HNO3 का करा रहा हूँ, खाली नाइट्रेट का नहीं बता रहा।
या अगर नाइट्रेट, चलो ये HNO3 था, इसमें अगर मुझे नाइट्रेट आयन बनाना होगा तो बेटा ये H को हटा दूं तो नाइट्रेट बन जाएगा। HNO3 में से NO3 माइनस बन जाएगा ना, H हट जाएगा तो हटा देते हैं। अगर मेरे बच्चे ये H हटता है तो कैन आई से प्रीडोमिनेंटली मुझे पता है दैट इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा ही आएगा, क्योंकि इस पे +1 चार्ज होता है, ये हटा तो इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हट गया मेरे मॉलिक्यूल से तो किसी एटम पे तो -1 चार्ज आएगा ना, पूरे मॉलिक्यूल में -1 चार्ज है तो किसी भी एक एटम पे तो आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा -1 वाला, तो आई एम गिविंग इट टू इट दिस एटम। क्यों? क्योंकि यही हाइड्रोजन के साथ अटैच था। तो अगर मैं इस H को हटा देता हूं तो कैन आई शो द स्ट्रक्चर लाइक दिस नाउ? बोलो मेरे बेटा, कैन आई शो इट लाइक दिस? आपके सामने है डॉट्स मैंने जो दिखाई हैं, आप यहां देख सकते हो एक एक्स्ट्रा डॉट मैंने दिखाई है। एक्स्ट्रा डॉट क्यों दिखाई है? बिकॉज ऑफ दिस। तो मतलब मैं प्री अंडरस्टूड हूं कि इस पे तो -1 चार्ज आने वाला ही वाला है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, आएगा ही आएगा। और एटम्स पे क्या होएगा आई डोंट नो, बट इस पे -1 आएगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि पहले से मैंने उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रखा, -1 आएगा ही आएगा। तो लेट्स कम 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, तो फॉर्मल चार्ज बेटा, हाइड्रोजन एटम जो हटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन को देगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो हटने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? ऑक्सीजन के पास आ गया। इट वुड बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 नहीं होंगे, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में एक्स्ट्रा होएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कभी चेंज नहीं होते किसी भी एटम के, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो चाहे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। माइनस, अब आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं बेटा? 2, comes out to be 6 minus 1, that is, किसी को डाउट? सेकंड पे निकालते हैं। हाँ जी मेरे बेटा, नहीं हट सकता बेटा, क्योंकि H पे प्लस चार्ज होता है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे HNO3 को, ये तो क्या मिलता है बेटा ब्रेक होके? यही मिलता है ना। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? HNO3 में से H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और H प्लस बना, और NO3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, NO बना। उसके बिना बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो सकता। दिस, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास भी? 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग 1 2 3 4, 6 minus 6 that is 0। ठीक है बच्चा, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, या चलो नाइट्रोजन पे निकाल लेते हैं पहले। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, कितने बॉन्डिंग है? नॉन बॉन्डिंग बताओ पहले। नॉन बॉन्डिंग 0, कोई भी नॉन बॉन्डिंग नहीं है बच्चा। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 5 minus 4, that is +1। अब मैं पता लग चुका है मुझे कि इस वाले ऑक्सीजन पे 100% श्योर दैट इट शुड बी -1, क्योंकि मेरा ओवरऑल चार्ज एड ऑन होके क्या आना चाहिए? -1, तो उस पे -1 आएगा तभी एड ऑन होके -1 आ पाएगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग 6, माइनस बॉन्डिंग
मुझे 2 दिख रहे हैं। 6 - 6 - 1 कम्स आउट टू बी। किसी को नहीं क्लियर हुआ हो प्लीज क्लियर इट ऑफ बेटा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्लियरिटी ना हो। जल्दी से आगे चल। किसी पे भी कर सकते थे, हमें मतलब नहीं था। जो भी सिंगल बॉन्ड बना रहा होता उस पे करते, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, औरों का कंप्लीट था। तो किसी पे भी कर सकते थे जहां भी सिंगल बॉन्ड। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि लेफ्ट वाला, राइट वाला या अप वाला, किसी पे भी सिंगल बॉन्ड बनाओ उस पे -1 कंसीडर कर। हाँ मेरे बेटा, क्लियर? नोट डाउन कर लिया। जिसने कर लिया है, ट्राई टू गो फॉर अनदर एग्जाम्पल नाउ बाय योरसेल्फ, दैट इज carbonate ion, that is CO3 2 minus, CO3 2 minus। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना के दिखा देता हूं। 2 माइनस चार्ज है, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मेरे मॉलिक्यूल में। तो आई एम शोइंग इट लाइक दिस, C आ डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो बेटा जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन एटम्स हैं, दे आर हैविंग विद 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ईच टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। तो मतलब इन दोनों पे -1 आएगा ही आएगा, ये तो हमें पहले बनाने से ही पता लग चुका है। आगे दूसरे वाले ऑक्सीजन और कार्बन पे क्या आएगा वी डोंट नो, वो फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सब पे फाइंड आउट करो एंड इट शुड कम आउट टू बी -2। गो फॉर इट। कार्बोनेट आयन जल्दी से, इसको नोट डाउन करने के बाद। हाँ मेरे बेटा, फर्स्ट एटम है उस पे, वो कहाँ है बेटा? 8 क्यों है? एक ही तो बॉन्ड बना रहा है, उसके पास होते 6 हैं। एक बॉन्ड बनाएगा तो 7 हो जाने चाहिए, बट एक्स्ट्रा है तभी तो 8 है। चलो डू इट फास्ट। तो लेट्स मूव फॉर द कार्बोनेट आयन पे आ गया होगा बेटा। 3 ऑक्सीजन में से इन दोनों पे these two you would be getting -1 - 1, this would be 0, this would be 0, तो overall charge would have been coming out to be -2। चल सकता हूं आगे? ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी आयन के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर आता है तो वी शुड बी क्लियर हाउ टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ऐसे में ही आपको क्या दे सकता था, CO3 2 माइनस ना देके वो देता HCO3 माइनस, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। उसके लिए भी क्या होता है, एक के साथ ये हो जाता स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड O। तो मतलब इस पे -1 होता, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे इट वुड हैव बीन -1। समझ गए? चल दें आगे। गिव द हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट। अब सबसे पहले तो ऑक्टेट रूल ने हमें सिखाया क्या था, मैं उस पर रिविजिट करने जा रहा हूँ। ऑक्टेट रूल ने बोला था दैट एवरी एलिमेंट वांट टू बिकम स्टेबल and that stability would be achieved by acquiring the nearest noble gas configuration। हर कोई नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अचीव करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अचीव करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अचीव करे। बट
हार्ड एंड फास्ट रूल इज दैट एवरी एलिमेंट वांट टू बिकम स्टेबल, और वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है? ऑक्टेट कंप्लीट करके या ड्यूप्लेट कंप्लीट, यही सीखा था हमने। अब बात ऐसी है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल तो कोई भी एटम बॉन्ड बना क्यों रहा है? बिकॉज वो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ऐसे मॉलिक्यूल भी देखे जहां पे एटम का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, बट फिर भी वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा था। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल वैसा नहीं होना चाहिए था, और स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा था। और ऐसे भी एग्जाम्पल देखिए जहां पे एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा था, मतलब होने 8 चाहिए थे, 10 हो रहे थे, 12 हो रहे थे, और फिर भी वो बॉन्ड बना रहे थे और स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे थे। तो ऑक्टेट रूल की बात कहीं पर सेटल नहीं हो पाई यहाँ पे। तो सबसे पहली लिमिटेशन आती है बेटा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, बट फिर भी वो बॉन्ड बना रहे हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, जैसे PeCl2, PeCl2। तो beryllium with 2 chlorine atoms it forms this molecule। बेरिलियम के पास अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा आउटर मोस्ट शेल में? 2 बॉन्ड्स बना ली, कितने हो गए? 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट शुड बी हैविंग विद 8, बट क्या हो रहे हैं 8, बट फिर भी BeCl2 एग्जिस्ट करता है और स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो देयर कैन बी द एग्जांपल्स जिसमें सेंट्रल एटम या किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो रहा हो, बट फिर भी वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। और एग्जांपल भी है BCl3। BCl3 का मॉलिक्यूल इज समवॉट लाइक दिस। बोरोन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3। 3 बॉन्ड्स बना ली, टोटल कितने हो गए? 6। बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल होने कितने चाहिए थे उसके पास? 8। क्या भी 8 है? फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है। तो ऑक्टेट रूल जो कहता था वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो जिसके बेसिस पे कंपाउंड बन सकता है। इट्स नॉट दैट कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना ही करना है फॉर द कंपाउंड फॉर्मेशन। एक लिमिटेशन आई, लिमिटेड ऑक्टेट। सेकेंड लिमिटेशन, एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा था, होने चाहिए थे कितने? 8, बट हो रहे थे 10, हो रहे थे 12। so that is an example of expanded octet। for example PCl5, this is PCl5 molecule। P के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 बॉन्ड्स बना ली, टोटल कितने हो गए? 10। होने कितने चाहिए थे? 8। एक्सपैंड हो गया ऑक्टेट। फॉर एग्जाम्पल SF6, सल्फर के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 बॉन्ड बना ली, टोटल कितने हो गए? 12। होने कितने चाहिए थे? 8। एक्सपैंड हो गया ऑक्टेट। तो देयर कैन बी द एग्जाम्पल्स जहाँ पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो, और देयर कैन बी द एग्जाम्पल जहाँ पे ऑक्टेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब लिमिटेड ऑक्टेट हो जाए। बोथ कैन बी देयर। so they both are the limitations of octet rule। third and very important limitation, ऑक्टेट रूल ने कहा था कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है बेटा? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल तो नोबल गैसेस को बॉन्ड्स नहीं बनानी चाहिए, बट do see the compounds of noble gases as well। So third limitation is
कंपाउंड फॉर्म्ड बाय नोबल गैसेस। That is HCF2, HCF4, HCF6, HCO2F2, HCOF4 and so on and so forth are the examples of the noble gases which can form the compound which according to octet rule shouldn't have been possible. Fourth limitation, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल में अगर सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दैट वुड बी वेरी मच अनस्टेबल। जैसे हमने अभी NO2 का एग्जांपल लिया था बेटा, ये N having a double bond O, having a coordinate bond O, a lone electron is present at the top of it. So odd electron molecule is very much highly unstable. That is not being given to us by the octet rule. Octet rule ने कुछ नहीं सिखाया ऐसा कि odd electron molecule unstable होता है। बट हमने क्या देखा, NO2 में एग्जिस्ट करना नहीं चाहता, इंस्टेड NO2 क्या बनाना चाहता है, N2O4 बनाना चाहता है, इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनना चाहता है डाइमर फॉर्म करके। डाइमर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो गए, वो डाइमर बन गया, एक NO2 दूसरे NO2 से कंबाइन किया, इट फॉर्म्ड N2O4। दैट N2O4 इज अ डाइमेरिक मॉलिक्यूल विच इज एन इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये हमें ऑक्टेट रूल ने कहीं नहीं सिखाया। क्या ऑक्टेट रूल ने किसी भी मॉलिक्यूल की शेप सिखाई थी हमें? देखो जरा, मैंने सब मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर शेप बनाई एंड दीज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन दीज शेप्स ओनली। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से इनकी शेप्स बना। अगर मैं इसको ऐसा ना बना के कुछ ऐसा बना दूं BeCl2 को, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी। इतना अनस्टेबल है ये इस वाली शेप में कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कभी भी। तो हर मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर शेप है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट शेप ओनली इट्स स्टेबिलिटी वुड बी अकाउंटेड। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी शेप में एग्जिस्ट करे। कोई मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर शेप में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उस शेप में उसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई है। बात समझ में आई? तो BeCl2 कैन नॉट बी शोन लाइक दिस। BeCl2 किसी भी और तरीके से नहीं दिखा सकते एक्सेप्ट दिस। देयर शुड बी a 180 degree angle difference between the two BeCl bonds for BeCl to be, otherwise BeCl2 स्टेबल नहीं होगा। ये सिखाया था हमें ऑक्टेट रूल ने। क्या बोला? बेटा वैलेंसी कोई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एवरी टाइम देयर इज अ केस कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना ही करना है, ऐसा नहीं है। जैसे फास्फोरस की हमने वैलेंसी दो टाइप से पढ़ी थी अगर तुझे याद हो। एक पढ़ी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक पढ़ी थी अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही पढ़ा था। तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 भी होती थी, और अगर वैलेंसी 5 है और 5 बॉन्ड बनाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे उसके पास। सल्फर की वैलेंसी 6 भी होती है, अगर 6 बॉन्ड्स बनाएगा तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके। तो फिफ्थ पॉइंट इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कहीं पर भी डिसाइड नहीं क्यों हुआ था। और सिक्स्थ इज स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल।
These are the 6 major limitations of octet. जिन लिमिटेशंस की वजह से हम अपनी नई थ्योरी पे आए, ये 2 मेजर लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई थ्योरी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो उसने नहीं बताई थी और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो उसने नहीं बताई थी, उस वजह से। जल्दी से डाउन करो। उठा दूं बेटा? इसने वो भी बना लिया होगा, वही बनाया था तो ठीक बनाया हुआ यार। ये बेटा ये बनाए हैं स्ट्रक्चर्स? हाँ जी बेटा। PCl3 का स्ट्रक्चर दिखाऊं? एक्सपैंड हो गया ऑक्टेट PCl5 में। PCl3 में बोल रही है? हाँ बेटा, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? कितनी बॉन्ड्स बना रहा है? कितने हो गए टोटल? होने कितने चाहिए? तो लिमिटेड ऑक्टेट हो गया ना, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए थे, बट उसके पास 6 हैं, बट फिर भी वो स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है, मतलब इट्स अ लिमिटेड ऑक्टेट एग्जांपल। ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल बन रहा है। हाँ जी, कुछ सोच रहे हो बहुत गहरी सोच में? बेटा मेरे, वो तो इनर शेल वाले हैं, इनर शेल वाले थोड़ी ना बॉन्ड बनाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, ये किसने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट होना ही चाहिए फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन? यही तो बताया। हाँ, इसकी वैलेंसी 3 होती है। जब 3 वैलेंसी है तो 3 के साथ ही तो बॉन्ड बनाएगा। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं? 3। तो जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि कितने हैं? तो वैलेंसी 3 है तो 3 एटम्स के साथ ही तो ज्वाइन होएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना ही चाहिए, ना करके भी वो कंपाउंड बना सकता है, वही तो यहां बताया हमें। वो बिल्कुल ठीक है। चले आगे। हाँ मुझसे पूछ बेटा, पक्का? इसमें? हाँ बोलो। 5 है, 5 बॉन्ड्स बना रहा है, टोटल हो गए 10। हाँ एक्सपैंड हो गया ना, यही तो बोल रहे हैं। यहाँ पे 12 हो गए, होने 8 चाहिए थे, 12 हो गए, एक्सपैंड हो गया। चल रहे हैं आगे। जल्दी लिख ले। बाबा बाबा करे जा रहा है, लिखना नहीं है। बेटा तुम एक दूसरे को समझ रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। चलो ठीक है बेटा, इधर ना हो। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर का, और ये टॉपिक हर जगह आगे प्रोसीड होने वाला है पूरे चैप्टर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ, दैट इज PSEPR थ्योरी। फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब ये क्या सिखाती है थ्योरी, वो बात सुन सबसे पहले। ये थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई बेटा बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की जो भी लिमिटेशंस थी उस वजह से वी केम ओवर टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। दो मेजर लिमिटेशन थी that octet rule was not able to tell about the shape of the molecule and octet rule was not able to tell about the stability of the molecule. So because of that the valence shell electron pair repulsion theory came into existence. VSEPR theory ने क्या बोला कि सेंट्रल एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। सेंट्रल एटम कौन होता है बेटा? एक ऐसा एटम जो मल्टीपल और एटम से बॉन्ड बना रहा हो। जैसे PCl5 में P was the atom which was bonded to all 5 Cl atoms, so P was the central atom. SF6 में S was the central atom which was being bonded to all 6 fluorine atoms. BCl3 में B was the central atom which was being bonded to all 3 fluorine atoms. सही था। तो बोलता है कि जो भी सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल की कोई भी पर्टिकुलर शेप असाइन करने का लॉजिक होता है दैट उस पर्टिकुलर शेप में इट शुड बी हैविंग द मिनिमम रिपल्शंस सो दैट इट कैन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। repulsion and stability are inversely proportional to one another. अगर repulsion बहुत कम है बेटा तो that would account for the stability of the molecule. अगर repulsion बहुत ज़्यादा है तो that would account for the least stability of the molecule. So according to this theory, our main motto is to minimize the repulsion between the electron pairs. That electron pair can be the lone pair electrons, that electron pair can be the bond pair electrons. उनमें repulsions को जितना कम कर सको उतना कम करना मेरा मोटो है, बिकॉज अगर repulsions कम होंगी तो स्टेबिलिटी हो। बात समझे क्या बोली मैं? तो किसी भी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं हमें कैसे पता चलेगा, और उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को फिर अरेंज करने की सोचेंगे। अब जैसे मैं BeCl2 की ही बात कर रहा था बेटा, तो BeCl2 मैंने बोला ऐसा एग्जिस्ट करेगा। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। दो BeCl बॉन्ड्स एक दूसरे पे मैक्सिमम एंगल डिफरेंस पे कहां हो सकते हैं? 90 डिग्री। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। दोनों के बीच में अगर रिपल्शंस को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब बोथ ऑफ देम शुड बी फारदेस्ट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। जितना मैक्सिमम दूर हो पाएंगे उतना उसमें रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएंगी। तो अगर मैंने एक दूसरे के अपोजिट रख दिया इन दोनों को, तो देयर इज एन एंगल डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन रिपल्शन वुड बी लीस्ट, स्टेबिलिटी वुड बी मैक्सिमम। दैट वाज द लॉजिक। मैंने इसको इसी शेप का बनाया और इस शेप का मैंने मना किया आपको, क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंस जीरो हो गया बेटा। अब एंगल डिफरेंस जीरो हो गया तो रिपल्शन बहुत हाई हो गई, और किसी मॉलिक्यूल में रिपल्शन बहुत हाई है मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और अनस्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। पक्का? तो पहला काम मेरा क्या, दैट हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो मेरे बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज दिस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज हाफ ऑफ V प्लस एम माइनस C प्लस ऑफ A। सर ये क्या होता है VMCA? V होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। V इज द M is the monovalents attached to it। ये क्या होता है सर? मोनोवैलेंट्स का मतलब क्या है?
जिनकी वैलेंसी 1 होती है बेटा, उसको कहते हैं हम मोनोवैलेंट्स। कोई एग्जांपल्स है जिनकी वैलेंसी 1 होती है? मार खाएगा 1। मैं पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल। Na जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। हाइड्रोजन और ऑल द सारे हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है। 7 और 1 पड़ी थी, सबकी 1 होती है। और हाइड्रोजन, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एटम्स विच हैव द वैलेंसी 1, तो मतलब दे वुड बी ट्रीटेड एज द मोनो। उससे कोई फर्क नहीं, वैलेंसी 1 होनी चाहिए। C is the cationic charge. A is the anionic charge. C cationic charge, cationic charge का मतलब अच्छा पॉजिटिव चार्ज। A anionic charge, anionic charge का मतलब बच्चे नेगेटिव चार्ज। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और बच्चा जब आपको इलेक्ट्रॉन पेयर पता होंगे तभी तो आप उसको मैक्सिमम एंगल पे रखने की सोच पाओगे। जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं पता तो हाउ वुड यू अरेंज देम? तो पहला और फॉरमोस्ट मोटो तो है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर पता करना, पता है। अब मैंने बोला रिपल्शन को मिनिमाइज करना इज आवर मेन टारगेट इन द VSEPR थ्योरी, यही बोली हमने। हाँ बेटा, टोटल उसको हम देखेंगे फिर कि उसमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर है, बट ये टोटल आएंगे। हाँ जी बेटा। अब बात आती है जो रिपल्शन की हम बात कर रहे थे बच्चा, तो रिपल्शन हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड। तो बेटा रिपल्शन सबसे मैक्सिमम जो होती है बच्चे वो होती है LP-LP में, देन इट इज इन LP-BP, देन इट इज इन BP-BP। हाँ जी बेटा। तो सबसे मैक्सिमम जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो कौन करते हैं? लोन पेयर और लोन पेयर। ऐसा क्यों? कि बेटा लोन पेयर क्या होता है? किसी एक एटम के ऊपर लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एरा पेयर एक एरा पेयर। एक ही एटम पे तो दोनों प्रेजेंट है। जैसे ये देखो, मान लो इस पे अगर कोई लोन पेयर होता है, या लेट से एक एग्जांपल ले लेता हूं, ClF3 एक मॉलिक्यूल है बेटा। ClF3 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं वो 5 आते हैं, जिसमें से 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो Cl के ऊपर जो 2 लोन पेयर होंगे वो होंगे तो पूरे Cl पर ही ना बेटा, कहीं पर भी हो, बट Cl एटम पे होंगे, क्योंकि आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन दैट वुड बी प्रेजेंट ऑन एन एटम। Whereas जो बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर Cl और F के बीच में बॉन्ड होगी तो कुछ ये यहां पे होएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का, आया ना? तो सबसे ज्यादा एक दूसरे से कौन रिपेल करते हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर कौन करते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और सबसे कम कौन करेंगे? जैसे यहां पे भी मान लो एक F होता, यहां पे एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, तो ये सबसे कम करेंगे बॉन्ड पेयर वाले। तो द हाईएस्ट वुड बी इन लोन पेयर, then it would be in lone pair bond pair, then it would be in bond pair। तो मेरा टारगेट होएगा पहले लोन पेयर मतलब लोन पेयर्स को मैक्सिमम एंगल पे रखना ताकि उसमें रिपल्शंस कम हो। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को सोचना पड़ेगा, और लास्ट में माय टारगेट इज टू थिंक ओवर टू द बॉन्ड पेयर बॉन्ड। किसी को डाउट है नहीं क्लियर हुआ हो? बोलो बेटा। पक्का? ठीक है, मूविंग फर्दर। अब मैंने कहा कि जब हमें इलेक्ट्रॉन पेयर पता होंगे तभी तो हम शेप्स डिसाइड कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ। अगर बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का तो हमारे पास मान लो
ये सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आई वुड बी अरेंजिंग इट लाइक दिस बच्चा, विद एन एंगल डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री एंड द शेप वुड बी, हम क्या नाम देते हैं शेप को? लीनियर शेप. I call it to be linear shape. For example, 3 electron pairs. It would be arranged like this. And the shape is trigonal planar. एक प्लेन में ट्राइंगल बन रहा है, दैट्स वाई ट्राइगोनल प्लेनर. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ये थोड़ी सी बेटा डिफरेंट होती है, ध्यान से देखोगे. दिस इज द शेप. क्या है ये शेप? एक पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है. ये एक प्लेन में ये 3 बॉन्ड्स है, ऐसे कुछ एक प्लेन में है 3 बॉन्ड्स, और जो छोटी वाली बॉन्ड ये दिखाई है मैंने, दिस इज लाइक दिस. ये पीछे वाले प्लेन में ऐसा कुछ, एंड वन एट द टॉप लाइक दिस. These 3 are in the same plane, but this is at the back of the plane, इसलिए ये वाली बॉन्ड देखो छोटी दिखी. जब फ्रंट से देखोगे तो पीछे वाली बॉन्ड स्लांटेड होएगी, कुछ स्लांटेड होने की वजह से उसकी लेंथ क्या दिखेगी? छोटी दिखेगी. दिस इज दैट वन. ठीक है बेटा. So the shape of this particular molecule is written as tetrahedral shape. हम मीथेन बनाते थे, आपको याद होगा, मीथेन आप ऐसे बना देते थे, सही दिखाते थे ना, बट मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस. 90 डिग्री के एंगल डिफरेंस पे नहीं होता. मीथेन इज लाइक दिस. दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल. 109 डिग्रीज 28 सेकेंड या 109.5 डिग्रीज एंगल डिफरेंस. 109.5 है बेटा. तीनों में सेम होता है बेटा. इन दोनों में देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, कहीं से भी देखोगे इट वुड बी सेम बॉन्ड एंगल, अलग नहीं है. नाउ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आई अरेंज इट लाइक दिस. दिस वे. इसमें एक प्लेन में ट्राइंगल बन रहा है ये, और ये 2 पिरामिड्स हैं. So the shape comes out to be trigonal बाइपिरामिडल. ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, इसमें बेटा 2 टाइप की बॉन्ड्स होती हैं अलग अलग. ये जो 2 बॉन्ड्स हैं, these ones, ये और ये वाली, इसको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स. और ये वाली 3 बॉन्ड्स, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, these are called as the इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. बेटा आउट ऑफ द 5, पांचों की लेंथ सेम नहीं होती है. जो एक्सियल बॉन्ड्स होती हैं वो बड़ी होती हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड. तो एक्सियल बॉन्ड पे जो रिपल्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? हर समय आपके पास वो बड़ी है. तो इस वजह से क्या होता है, जैसे इन दोनों की बात करूंगा, यहाँ पे रिपल्शंस की बात आ जाती है एंगल डिफरेंस के अकॉर्डिंग. तो जब लोन पेयर अरेंज करेंगे तो स्ट्रिक्टली स्पेसिफिकली हम लोन पेयर को सोच के अरेंज करेंगे कि हमें कहाँ अरेंज करना है लोन पेयर. जब एग्जाम्पल पे आऊंगा तब बात करूंगा लोन पेयर वाले एग्जाम्पल में टू हाउ टू अरेंज. बट ये पांचों की पांचों बॉन्ड लेंथ आर नॉट
इक्विवेलेंट, पांचों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे दैट आर all the 5 PCl bonds in PCl5 molecules equivalent? Answer is now 6 electron pairs। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। This we call it to be octahedral। And lastly 7 electron pairs। 7 electron pairs is somewhat like this। एक प्लेन में पेंटागन और ऊपर और नीचे दो पिरामिड्स, तो ये पेंटागन है, और ऊपर और नीचे दो पिरामिड्स है, सो द नेम इज पेंटागनल बाय पिरामिडल। पेंटागनल बाय पिरामिडल। यहाँ पे 1990 वाला, वहां पे 120 से डिवाइड कर दो, 180 से। बात समझे क्या? क्लियर? जल्दी से ड्रॉ करोगे, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, ये लिख लिया है, ये भी नहीं लिखना और वो भी नहीं लिखना। अच्छा, इतना टाइम तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा बेटा अभी। कैसी बात करता है कुछ? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अरे कोई भी पूछ लो पहले। इक्विटोरियल दोनों तीनों सेम होती है, एक्सेल दोनों सेम होती है, बट पांचों एक दूसरे से सेम नहीं हो। हाँ तू बोल बेटा। एक एक्सेस पे होती हैं, एक इक्वेटर के टूवर्ड्स क्या कर रही होती है, ओरिएंट कर रही होती हैं, तो दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू देम इज एक्सेल एंड इक्वेटोरियल। और दोनों पे जो रिपल्शंस होती हैं वो अलग होती हैं, किसी पे रिपल्शन ज़्यादा होती हैं, कहीं पर रिपल्शन कम होती है। एक्सेल पे रिपल्शन ज़्यादा होती हैं, तो एक्सेल पे कभी भी लोन पेयर को अरेंज नहीं करते, हर समय इक्वेटोरियल पे लोन पेयर्स को अरेंज करते एवरी टाइम। दोनों एक्सेल की इक्वल आपस में और तीनों इक्वेटोरियल की इक्वल आपस में, बट एक्सेल और इक्वेटोरियल की एक दूसरे के साथ सेम नहीं है, ये कह रहा हूं। कुछ चले आगे, नहीं चले? कैसे बनाऊं, हाथ से, पेन से और पेपर पे? अरे उसमें डॉट्स अलग अलग ही तो दिखाई हुए हैं, वैसे तो 5 बॉन्ड्स ऊपर और नीचे दो हैं और एक ट्रायंगल बना हुआ है। बना डॉट्स बनाने में क्या है, नहीं बना पाएगा डॉट्स, ये ट्रायंगल की डॉट्स हैं, ये क्या था इसमें? कुछ नहीं था ना, वही तो मैं भी बोल रहा था। हाँ, जब दो पिरामिड्स ऊपर और नीचे बन रहे हैं तो उस, नहीं तो पेंटागन और बाय पिरामिडल वाला स्ट्रक्चर आएगा ही नहीं, एक्सेल और इक्वेटोरियल।
जब बात करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी इन दैट केस। देख प्लेन में मत इमेजिन कर, अगर पूरा स्ट्रक्चर देखेगी वो किसी भी एंगल से देखना चाहेगी तो इट वुड बी अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कमिंग आउट टू बी इन दैट केस। देखें एग्जांपल यार तुम लोग, अब तुम मेरे बाद लिखना, मैं एक दो एग्जांपल करा दूं फिर लिख लेना। देखो फॉर एग्जांपल BeCl2, हमने शेप तो सीख ही ली, बट अब हम सीखते हैं दैट की व्हाई वी आर असाइनिंग द शेप टू बी लीनियर। सबसे पहले क्या निकालो, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हाफ ऑफ तो दैट वुड बी हाफ ऑफ V वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास कितने होते हैं, कितने मोनोवैलेंट्स अटैच्ड हो रखे हैं यार? मोनोवैलेंट्स नंबर है, मोनोवैलेंट्स माइनस प्लस नहीं है, 2। तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने का तरीका क्या था, लीनियर। So the shape would come out to be like this. हाँ या ना बेटा, बोलो। एक चार्ज वाला दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों के लिए एग्जांपल दूंगा, यू वुड बी डूइंग बाय योर ओन। एक चार्ज का एग्जांपल NH4+। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, इज हाफ ऑफ, ठीक है बेटा। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मार खाएगा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2,5, 5 हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मोनोवैलेंट्स कितने अटैच्ड हैं, 4। केटाइनिक चार्ज है या एनायनिक चार्ज, केटाइनिक चार्ज को माइनस करना है, जितना भी केटाइनिक चार्ज है माइनस दैट। 1 है तो -1 कम्स आउट टू बी 0। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेप having a plus charge on the top of the molecule. The shape is tetrahedral. ठीक है, clear how to find out? So I am giving you the examples that you would be doing. So that would be your homework. Note down the examples that you would be doing. नहीं, all these examples you would be doing by your own, और I would be discussing these examples in the next class and moving further in this only. अभी तक मैंने जो examples दिए वहां पे कहीं लोन पेयर की बात नहीं मैंने करी आपसे, बट देयर कैन बी द लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल। वो वाले एग्जांपल्स की अभी हमने डिस्कशन नहीं करी है, दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे हेलोजन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7, कोई भी हेलोजन हो, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनी ऑफ देम। चलो ठीक है।